Hello everyone, my name is Dr. Amit Was, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABSIT College of Engineering. Dear student, this is the lecture number 4.1, the methods of PI, and the PI for the function, the special function is polynomial of n degree. यानी जो फंक्शन Rx है जिसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने e⁻ax के पर्टिकुलर इंटीग्रल को पढ़ा, उसका फेलियर और नॉन फेलियर दोनों केस को डिस्कस किया है, उसके वेरियस टाइप के एग्जांपल्स रखे हैं, e⁻x का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है उसको डिस्कस किया। और फिर दूसरी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि sin ax और cos ax यदि फंक्शन आ जाता है तो कैसे हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि Rx फंक्शन जो Px है, Px एक पॉलिनोमियल है जो n डिग्री का है, तो n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। जो पॉलिनोमियल है पहले उसको समझते हैं। पॉलिनोमियल एक इस फॉर्म में होता है a0 प्लस an(x) प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x टू द पावर n, वेयर a0 an आर कांस्टेंट। ये जितने भी आपने a0 a1 a2 an लिए हैं सभी कांस्टेंट्स हैं। तो मान लीजिए कि a1 a2 an 0 है, केवल a0 है तो केवल एक कांस्टेंट ही आएगा। उसके लिए e⁻0x की डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, बट अब एक दूसरी डेफिनेशन है, मैं उसके लिए एक्सपेंड करके भी कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल की शेप में लेके भी उसे कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं, PI 1/fd इंटू RX इक्वल्स टू 1/fd PX, यानी PX मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो अगर PX कोई पॉलिनोमियल होता है तो कैसे हमें उसके लिए सॉल्यूशन बनाना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। मैंने नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, टेकिंग द कॉमन ऑफ मिनिमम पावर ऑफ डी, टेकिंग द कॉमन मिनिमम पावर ऑफ डी एफ डी से डी की मिनिमम पावर, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फंक्शन ऑफ डी है वो d² प्लस 2d प्लस 3 है, तो डी की जो सबसे मिनिमम पावर है वो यहाँ पे है 0, यानी इस कांस्टेंट पावर को मुझे कॉमन लेना है। अब मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे कि जो भी इसमें डी की सबसे मिनिमम पावर रखती है टर्म, मैं उसकी जगह पे कॉमन निकाल करके 1 बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरा पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन ऑफ डी है वो 1 प्लस डी या 1 माइनस डी में कन्वर्ट हो जाए, यानी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मैं ये करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन ऑफ डी है वो d² प्लस 6d है, तो इसमें मिनिमम पावर यहाँ पे है, तो मैं इसी को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इसको कॉमन निकालने से क्या होगा, इसको कॉमन निकालने से ये इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पर 1 हो जाता है। यानी मेरा मोटिव ये है कि मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, जिससे कि 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी यानी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी 1 माइनस फंक्शन ऑफ डी यानी 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन जाए। जब ये फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स, जब मेरा एफ डी जो होगा वो रिड्यूज हो जाएगा इन बायनोमियल एक्सपेंशन, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1 या फिर 1 माइनस एक्स की पावर -1 या फिर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर -2, इनमें से कोई भी एक फैक्टर बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिससे कि मैं उसको बायनोमियल फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब इनकी बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होते हैं वो भी मुझे याद होने चाहिए। जैसे मैंने पहला बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का, और दूसरा बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पहले में बीच में प्लस और माइनस यानी इनवर्स पावर -1 है, तो अल्टरनेटिवली निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे में देखा तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो फंक्शन ऑफ डी है मैंने उसको 1 प्लस डी की फॉर्म में यानी 1 प्लस माइनस एफ डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि वो नीचे आता है फंक्शन ऑफ डी, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो अपनी इनवर्स पावर लेकर के जाता है, और चूंकि पॉलिनोमियल एक दिया गया है तो उसके लिए मुझे PI कैलकुलेट करना है। इस तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम उसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। मैं ज़्यादा वेरिएशन देने की वजह से वीडियो ज़्यादा ना बड़ी ना बने, आप लोग अच्छे से उसे देख पाएँ, इसीलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल केवल कैलकुलेट कर रहा हूँ। CF आप निकाल सकते हैं इसका।
तो अगर मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ डी 1 में है और ये मेरा पोलिनोमियल है। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट से गलती होती है, वो इस पोलिनोमियल को अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड कर देता है। यानी कैसे? जैसे मान लीजिए कि 1/d² + 3d + 4 था, x² + 5, ये एक पोलिनोमियल दिया है। आपको इसको ऐसा नहीं करना है कि 1/d² + 3d + 4 x² + 1/d² + 3d + 4 × 5। आपको इसको ऐसे अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इसीलिए इसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको अलग अलग कभी नहीं करना है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आते हैं, अलग अलग करने से भी फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, मुझे एक ही काम को 2 और 2 से ज़्यादा बार करना पड़ जाता है। वही बायनोमियल एक्सपेंशन जो मुझे एक बार ओपन करने से मेरा काम चल सकता है, वही बायनोमियल एक्सपेंशन मुझे 2 या 3 बार ओपन करना पड़ सकता है। तो उसी की वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इसको अलग अलग नहीं करिए, इसको एक साथ रखिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, इसमें जो ये कॉमन कांस्टेंट पावर थी, ये कांस्टेंट टर्म, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया अपने साइन के साथ। अगर वो प्लस में है तो प्लस में कॉमन निकालिए, अगर माइनस में है तो उसको माइनस में कॉमन निकालिए। तो अपने साइन के साथ 4 को मैंने जैसे ही कॉमन निकाला तो ये 1 + d² + 3d/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 1 + x की फॉर्म बन गई है। 1 + x, ये पूरा x का काम करेगा और ये 1 + x हो गया है। अब इसको मैं ऊपर लेकर के गया तो ये 1 + x हो गया है, 1 + x की पावर -1, और 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन था 1 - x + x² माइनस अप टू एंड सो ऑन। तो यही मैंने x की जगह वैल्यू रखी और उसको एक्सपेंड कर दिया। अब आपके मन में स्टूडेंट एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मुझे ये बायनोमियल एक्सपेंशन कहाँ तक लिखना है, कितने टर्म उसके अंदर आ जाने चाहिए। क्वेश्चन आना भी चाहिए दिमाग में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं 1 टर्म लिख करके छोड़ सकता हूँ, मैं 2 पे छोड़ सकता हूँ, मैं 3 पर भी छोड़ सकता हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है अभी। तो उसका भी एक लॉजिक है, उसका एक तरीका है। क्या तरीका है स्टूडेंट? सबसे पहले जिसका मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, उस पोलिनोमियल की x की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो मैंने देखा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो मुझे यानी d² इस पोलिनोमियल में जो ये एक्सपेंड मैंने किया है, इसमें जहाँ तक d² वाली टर्म आ रही होंगी उनका आना नेसेसरी है वहाँ तक। उसके बाद का आए या ना आए वो आपके ऊपर फर्क डिपेंड करता है। अब सर मैं उसके बाद का क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसका भी कारण है, क्योंकि d³ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेगा, लेकिन d³ x² का डिफरेंशिएशन 0 कर देगा। पहली बार में उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। d³ का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन है, पहली बार 2x, दूसरी बार में 2 और तीसरी बार में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं कि अगर ज़्यादा पावर्स हो जाती हैं d की हाईएस्ट पावर छोड़ देते हैं। पोलिनोमियल में बस केवल आपको ये देखना है कि मेरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। जैसा कि यहाँ 2 है तो मेरा d² वाली टर्म लेकर के काम चल जाएगा। अब d² वाली टर्म्स को अगर मैं देखूँ इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन सी टर्म है वो देखिए, ये लेनी पड़ेगी मुझे, ये भी लेनी पड़ेगी, ये भी लेनी पड़ेगी और ये लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो टर्म्स आ रही हैं d की पावर 4 और 3d³ वाली, उनको मैं छोड़ सकता हूँ, तो वो मैंने कंसीडर नहीं की हैं। मुझे जब इसका अंदर एप्लीकेशन लेके चलना है, इसको अंदर अप्लाई करवाना है उसको अंदर, तो 1/4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आ गई। d² मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है इसका मतलब, तो 2 बार डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ d² ऑफ x² + 5। पहली बार का हो जाएगा d इंटू, पहली बार का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और दूसरी बार का 2 हो जाएगा। इससे आगे के डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, तो मैंने उसकी वैल्यू 2 रखी। इसके बाद 4/3 इंटू d है, d उसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2x आ गया। सिमिलरली 9d² उसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2 आ गया। उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी 3 उनको प्लस कर दिया, x वाले एक तरफ और x² वाले एक तरफ, पूरा पी कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए उसमें कांस्टेंट पावर आ रही थी, कांस्टेंट टर्म आ रही थी जो कॉमन मैंने निकाली थी, लेकिन इसमें 3d आ गया है। अब ये 3d क्या करेगा, इससे क्या चेंजेज आएंगे, अब मैं इसको देखता हूँ। तो मेरी इक्वेशन है d² + 3d और x + 3 है।
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3D को कॉमन निकालना पड़ेगा। इस 3D को मैंने 3D को कॉमन निकाला। 3D जैसे ही कॉमन आएगा तो डी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 1 प्लस डी बाई 3 हो गया है। अब मैंने उसका ऊपर ले जाकर के 1 प्लस एक्स की जगह पे डी बाई 3, इसको देखिए आप, ये डी बाई 3 एक्स की जगह पे हो गया। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किया। एक्स की हाईएस्ट पावर मेरे पोलिनोमियल में 1 है, मतलब मुझे डी की पावर 1 तक जाना है, तो फर्स्ट टर्म 1 वाली लूँगा और डी की पावर 1 वाली लूँगा। डी स्क्वायर उसको डेरिवेटिव 0 करेगा, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो x प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 3 हो गया। डी इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो 1 यानी 1/3 हो गया। तो मेरी कैलकुलेशन ये बन गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक रोल देखिए आप इम्पोर्टेंट, ये 3D अभी बाहर चल रहा है, तो इस 3D यानी जो नीचे D होता है उसका मतलब तो एंटी डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, सॉरी मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। एंटी डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन x² 2 और 8/3 का इंटीग्रेशन x यानी 1 वहाँ है, तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको मिल जाए तो उसके लिए बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक और मैंने स्पेशल एग्जांपल रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। d³ इक्वल्स टू 2x² + 1। तो d³ यानी ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो मैंने d की जगह my के कोफिशिएंट में रखा, तो m की वैल्यू 0 0 0 आई। तो यानी तीनों रूट्स इक्वल आ गए हैं, 0 0 हैं तीनों रूट। तीनों रूट्स के लिए मैंने एक CF लिखा, ये मेरा CF हो गया है। CF हो गया C1 + C2x + C3x²। d³ का मतलब 3 बार इंटीग्रेशन होता है, तो मुझे 3 बार इंटीग्रेशन करना है। पहले मैंने एक बार इंटीग्रेशन किया, फिर दूसरी बार इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया उसको मैंने लिख दिया। इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि अगर मैं इसको बार बार 3 बार इंटीग्रेशन ही करना चाहूँ, मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का यूज़ ना करना चाहूँ, तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल अगर नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, तो फिर मुझे कांस्टेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने कांस्टेंट ऐड करके इंटीग्रेशन किया है स्टूडेंट, तब भी मेरा सोल्यूशन यही बन रहा है। यानी मैं दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने इसके ऊपर रखी हैं, इसको यूज़ करते हुए एग्ज़ाम में AKTU की पूछी गई हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम को इधर सॉल्व भी किया राइट हैंड साइड में। अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से जो मेरी ये प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर e⁴ax और vx एक साथ आ जाते हैं, मतलब e⁴ax के साथ कोई और x का फंक्शन आ जाए, तो कैसे हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, कैसे अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।